ये गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके भेदभाव जो कर रहे हैं उसके खिलाफ आने वाले दिन में बड़ी लड़ाई खड़ी होंगी। मुझे पूरा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे आदिवासी लोग अगर संवाद से ये लोग नहीं मानेंगे तो अपने हिसाब से रास्ते पे आएंगे। और भाजपा चाहे ईडी लगवा ले, सीबीआई लगवा ले, चाहे पुलिस लगवा ले, आम आदमी पार्टी कभी टूटेगी नहीं, कभी डरेगी नहीं। आने वाले दिनों में अगर हमारे सीएम साहब को न्याय नहीं मिलेगा तो इससे बड़ी पदयात्रा, इससे बड़े कार्यक्रम हम देने वाले। इतिहास का ये पहला केस होगा। 2 साल के टॉप के लीडर जेल में है, 1 भी रुपया गैररीति का नहीं पकड़ा गया। मुझे, मेरे वाइफ शकुंतला जी, मेरी बहनें, 3 बहनें, उनके जमाए 9 जने को हम 90 दिन जेल में रखा गया। प्रेशर डाला गया, वैसे करेंगे वैसे करेंगे, आप भाजपा में आ जाओ। तो आज पूरे देश में भाजपा की यही पॉलिसी चल रही। आप देख रहे हैं वाइब्स ऑफ इंडिया और मेरा नाम युवराज। आज हम गुजरात के सबसे लोकप्रिय आदिवासी नेता और डेडियापाड़ा के विधायक चेतर वसावा से बात करेंगे। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो गुजरात में आज भी बोले जाते हैं, जमीनी हकीकत जो है वो आज भी दिखाई जाती है। आम आदमी पार्टी कैसे, किस तरीके से इन मुद्दों को उजागर करती है, आज हम इन्हीं से उन मुद्दों के बारे में बात करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार दीपल त्रिवेदी और नंदिनी ओझा, जो कि प्रश्न करेंगे कि क्या मुद्दे हैं जो आदिवासी समाज को और जो गुजरात को देखने पड़ रहे हैं हाल ही भाजपा शासन में। तो आपसे मेरा पहला प्रश्न ये है कि आज ही आम आदमी पार्टी गुजरात जो यूनिट है, उन्होंने एक पद यात्रा का आयोजन किया था जिसमें बहुत ही वरिष्ठ नेता जैसे ईशुदान गढ़वी जो प्रदेश प्रमुख है और गोपाल इटालिया जैसे और आप भी उस पद यात्रा में शामिल हुए बाकी कार्यकर्ताओं के साथ। तो आपने वो पद यात्रा किस लिए आयोजित करी? 2 साल पहले ईडी द्वारा लीकर पॉलिसी में गैररीति होने के बावजूद एक केस दाखिल किया था। उसमें आपको पता होगा आज हमारे राष्ट्रीय नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी जेल में हैं। पिछले 2 सालों से मनीष सिसोदिया जी जेल में हैं, संजय सिंह जेल में थे, सत्येंद्र जैन जेल में थे, कई सारे हमारे टॉप के लीडर जेल में हैं। तो वहाँ की जो कोर्ट है दिल्ली की, राउत एवेन्यू कोर्ट ने भी जमानत दे दी कि ईडी के पास इतने पूरे एविडेंस नहीं है कि उस एविडेंस की तहत हम सीएम को जेल में रख सके, जमानत दे दी। तो तुरंत ईडी हाईकोर्ट जाती है, हाईकोर्ट से स्टे लेके आती है, बाद हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट भी वहाँ सुप्रीम कोर्ट की बेंच बोलती है कि ईडी पर एविडेंस नहीं है, वो पक्षपात करके आम आदमी पार्टी को, लीडर को वो जेल में डाल रही है। तो वहाँ भी हमको जमानत मिल जाती है। फिर वो सीबीआई को आगे करते हैं और सीबीआई आज तक हमारे सीएम, डिप्यूटी सीएम और कई सारे नेता आज भी जेल में है। सीबीआई जमानत नहीं दे पा रही, सीबीआई की वजह से जमानत नहीं मिल रही। क्या होता है कि एक केस में जो आम आदमी पार्टी के टॉप के लीडर 5 लोग जेल में है, 2 साल की उसमें 2 साल की इंक्वायरी बाद 1 भी रुपये की गैररीति आज तक नहीं पकड़ा गई। इतिहास का ये पहला केस होगा। 2 साल के टॉप के लीडर जेल में है, 1 भी रुपया गैररीति का नहीं पकड़ा गया। फिर भी गवर्नमेंट की प्रेशर में आके आज भी जमानत नहीं मिल रही है। उसको प्रोटेस्ट करने के लिए आज हमने पदयात्रा रखी थी और हम वो मैसेज देने चाहते थे गुजरात को कि भाजपा चाहे ईडी लगवा ले, सीबीआई लगवा ले, चाहे पुलिस लगवा ले, आम आदमी पार्टी कभी टूटेगी नहीं, कभी डरेगी नहीं। आने वाले दिनों में अगर हमारे सीएम साहब को न्याय नहीं मिलेगा तो इससे बड़ी पदयात्रा, इससे बड़े कार्यक्रम हम देने वाले हैं। वो मैसेज देने के लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा था। तो भाजपा के काफ़ी नेताओं ने ये बयान दिया और उनके कार्यकर्ताओं ने भी ये बयान दिया कि जैसे आम आदमी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता अरविंद केजरीवाल जैसे जेल में गए, उन्हीं के पहले जैसे पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन और जो डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, वो जेल में गए, तो उससे आम आदमी पार्टी बहुत कमज़ोर हो जाएगी। ये सच है? बिल्कुल नहीं। आप देख सकते हो एमएलए हूँ मैं, 2022 में चुना गया था, 1 लाख से ज़्यादा वोटों से चुना गया था। तो मुझे भी दबाया गया फर्जी केस में। मुझे, मेरे वाइफ शकुंतला जी, मेरी बहनें
3 बहनें उनके जमाए 9 जने को हम 90 दिन जेल में रखा गया, प्रेशर डाला गया, वैसे करेंगे वैसे करेंगे, आप भाजपा में आ जाओ। तो आज पूरे देश में भाजपा की यही पॉलिसी चल रही। भाजपा जिन लोगों को बोल रहे थे कि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, आज वो अजित पवार हो, एकनाथ शिंदे हो, शिबुंदु अधिकारी हो, जितने भी नेताओं थे जिसका भुजबल, छगन भुजबल, खुद भाजपा ने उनको ईडी ने केस किया था करोड़ों के घोटाले का, और वो भाजपा में गए तो वो वॉशिंग मशीन में क्लीन हो गए। तो आज तो हमारे नेता अरविंद केजरीवाल के खिलाफ 2 साल की जांच के बाद 1 रुपया नहीं मिला है। तो आप सोच सकते हो कि जितनी भी ईडी काम कर रही है, सीबीआई काम कर रही है, विपक्ष की पार्टियों पे क्यों काम कर रही है, भाजपा में है उनको उनको केस क्यों क्लोज कर दे रहे। तो ये एक पॉलिटिक्स साजिश है, और उसमें पॉलिटिकली साजिश में आम आदमी पार्टी को ख़त्म करने की साजिश है। लेकिन मैं मानता हूँ जितनी भी वो हमको परेशान करेंगे, हम मजबूत बनेंगे। सत्य बिल्कुल पराजित हो सकता है सत्य, लेकिन सत्य पराजित नहीं, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो। हमारी सत्य की जीत होके रहेगी। चैत्र भाई, आपने बताया अरविंद जी के बारे में, और ये पूरे भारत ने देखा है कि कम से कम ऐसे 25 लोग हैं जिनको इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई के बड़े सीरियस केसेस चल रहे थे, और फिर भाजपा में गए और सब केस की फाइल बंद की गई। तो सब लोग ये तो मानते हैं, भाजपा वाले भी ऑफ द रिकॉर्ड हमें बताते ही रहते हैं कि या डर से या लालच से लोग बाकी पार्टियां छोड़ के भाजपा में शामिल होते हैं। पर आपने और आपके परिवार के 9 लोगों ने ऐसी डर में नहीं आने का, ऐसी कोई लालच नहीं लेने का, ऐसा प्रतिबद्धता के साथ आप जेल में गए। आप कितने टाइम जेल में रहे, और आपका थोड़े जेल के एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, हम जैसे ही विधानसभा चुन के हम गांधीनगर आए, तो तुरंत भाजपा के जो टॉप लीडर है प्रदेश के, उनके फ़ोन कॉल्स चालू हो गए कि आप 5 एमएलए आम आदमी के हमारे संपर्क में है, आप 5 आ जाओ, वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, आप क्यों नहीं आ रहे हो, आप हमको मिलो, वैसे करो वैसे करो। बाद में हम तो यहाँ रहते थे एमएलए क्वार्टर, डेली डिनर का, लंच का प्लानिंग होता था। जो रूलिंग पार्टी है उसके तो इनवाइट किया जाता था, जाते थे, मिलते थे, बैठते थे, बातें होती थी, टेबल टॉकिंग होता था। तो उन्होंने पहला प्रलोभन दिया कि आप आते हो तो आपके लिए हम ये प्रावधान कर देंगे। तो हमने बोला कि हम तो पहली बार चुने गए हैं, लोगों ने चुन के भेजे हैं, हम कभी भी एमएलए में रिजाइन दे के नई एमएलए इलेक्शन नहीं लड़ने वाले। हम एमएलए हैं, एमएलए से आराम से 5 साल काम करेंगे। और जिस पार्टी ने 30 साल का शासन गुजरात में किया, केंद्र में उनका शासन है, फिर भी हमारे आदिवासियों के साथ इतना सारा अत्याचार होता है, अन्याय होता है, उनके एक भी नेता बोलते नहीं। तो वो पार्टी में जाके मैं क्या करूँगा। हम टीचर के लिए लड़ते हैं, शाला के लिए लड़ते हैं, स्वास्थ्य के लिए, हॉस्पिटलों के लिए लड़ते हैं, उनमें जो साधनों, डॉक्टरों के लिए लड़ते हैं, फिर भी वो सुनते नहीं। उसमें जाके तो आप देख सकते हो, हार्दिक पटेल हो, अल्पेश ठाकुर हो, सब भाजपा में जाके कहाँ है, अभी गुम हो गए। तो हम ऐसे लीडर नहीं है। हम लोगों का भरोसा कायम रहे, उनका विश्वास न टूटे, इसकी हमारा संगठन है उसका विश्वास नहीं टूटे। हमने ना बोल दिया, हम नहीं आएंगे भाई। तो फिर उन्होंने बोला कि यार आपके पास 14 केस है, उसमें इतने केस चल रहे हैं, तो वैसे करेंगे वैसे करें। मैंने बोला ठीक है करो। उन्होंने मेरे एमएलए पद को चैलेंज किया हाई कोर्ट में, भाजपा ने चैलेंज किया कि ये गलत एफिडेविट करके चुन के आया है। तो वो केस भी बहुत चला मेरा हाई कोर्ट में, उसमें भी जजमेंट मेरी तरफ आया, मैं जीत गया। तो बाद में उन्होंने फिर बोला वो करेंगे, आपको देख लेंगे। टेबल टॉकिंग होती थी, उसमें डायरेक्टली वो हमको धमकाते थे कि वो कर देंगे, वो कर देंगे। हमने बोला यार करो आप जो करना हो, हमारे पास तो कुछ है नहीं। बाद में जो केस था, केस ऐसा था कि मेरे घर पे जो सनत मिलती है उसका 2006 में यूपीए सरकार ने एक वो एक्ट बनाया था कि जो फॉरेस्ट की लैंड जमीनें जो खेड़ते हैं, बोते हैं, उनको वो देनी चाहिए। तो उन्होंने एक सनद दिया है, वो खेती करके खाओ। तो वो ज़मीन में फॉरेस्ट वालों ने जानबूझ के मेरा घर से 200 मीटर पे
पूरा बहुत सारा खेत है, 200 मीटर पे रात के आके काट के गए। फिर मेरे घर सामने से आए, बैठे, बोले कि इसमें हमको रास्ता निकाल दो। मैंने बोला ठीक है। किसानों को बुलाया, भाई इसमें जो हो वो बता दो। मेरी अनुयायी में उन्होंने बोला कि ठीक है सर, हम हमारे हिसाब से निपटा देंगे। बाद में भाजपा को पता चला, फर्जी केस किया, पूरी फौज लेके। मैं एमएलए था तो मुझे बोल सकते थे ना, एसपी भी बोल सकते थे कि यार ऐसा हुआ है तो क्या है, डीसीएफ भी बोल सकते थे, कलेक्टर भी, किसी का फोन नहीं। नॉर्मली रात को आए पूरी फौज लेके, 50 गाड़ियां लेके आए, पूरे कमांडो लेके आए रात को। तो मैंने बोला ये क्या है, तो मैं थोड़ा घर से पहले सोचूं कि क्या हुआ क्या है। घर से निकल के मैं मेरी बाड़ी में चला गया, खेत में। तो मेरी बीवी को उठा के ले गए, मेरे बहनें थे उनको उठा के ले गए, फिर उनके जवाइयाँ थे, दूसरे दिन उनके जवाइयों को उठा के ले गए, पूछताछ के बहाने लेके गए। मेरे अंकल को भी उन्होंने मारा। तो बहुत टॉर्चर किया। मैंने बोला, मैं तो 45 दिन तक मैं तो पकड़ा नहीं गया था। पूरे बहुत ढूंढ रहे थे, एसओजी, एलसीबी, पूरी नर्मदा, भरूच और छोटा उदयपुर की एसपी पूरे ढूंढ रहे थे मुझे। मैं तो वही इलाका हमारा है, मैं तो पकड़ा नहीं गया, वहीं था मैं। तो फिर मेरे बीवी वगैरह जेल में थे, तो मैंने बोला अभी चार्जशीट होने वाली है, तो मैं सामने से सरेंडर किया मैंने। तो सरेंडर किया बाद भी भाजपा ने प्रेशर किया कि आप भाजपा में आओ, तो वो करेंगे वो करेंगे। मैंने बोला ठीक है, करो आप जो भी करना है। हम जेल में थे तब भी कई सारे लोगों मिलने का प्रपोजल आया, मैं नहीं मिला। बाहर आए तब भी बोले कि आप भरूच लोकसभा का मैंडेट दे रहे हैं, आप लड़ो। फिर भी हमने बोला कि यार हम हार जाएंगे लेकिन आपके सामने लड़ेंगे, और लड़े हम। उनका जो कैपेसिटी था तो वो हमने देख लिया। तो हम डरने वाले में से नहीं। आने वाले दिनों में और भी सारे केस करेंगे ये लोग, फर्जी केस करेंगे, लेकिन उससे डरेंगे नहीं। हमने तो ठान के रखा है, लोगों का काम करना है, करेंगे। उनका खिलाफ आपने देखा होगा, अभी भी हमारी मूवमेंट चल रही है। भील प्रदेश भी हम मांग रहे हैं, तो हमारे पर आज भी बहुत सारा वॉच डाल के बैठे हैं कि इसको क्या करे क्या करे। हमारे साथ घूमते हैं, लोगों का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, घर पे जाते हैं, टॉर्चर करते हैं। वो चलता रहता है। लेकिन अभी तो है पॉलिटिक्स में, तो चलते हैं ऊपर वाले की मेहरबानी से। किसी का बुरा हमने किया नहीं तो हमारा भी बुरा नहीं होगा, वो हमको पूरा पता है। चैतर भाई, क्या कारण है कि सरकारी नौकरी छोड़कर आप राजकारण में आए? मेरा परिवार कभी भी पॉलिटिक्स में नहीं था। मेरे दादा, परदादा, मेरा अंकल, मेरे बाप, पापा, कोई भी नहीं था। मैं गांव से आता था, पढ़ा लिखा, और जैसे ही एग्रीकल्चर ऑफिसर था तो मैंने पूरा बजट देखा कि ट्राइबल का जो बजट बन के आता है उसके पीछे जो एनजीओ, कॉन्ट्रैक्टर और नेता, लोकल जो लीडर होते हैं और वहाँ के कर्मचारी, तो वो सब बैठ के वो बजट का डिवाइड कर लेते हैं। चलो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में चलो 60 करोड़ रुपया है, तो इतना वो कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। पब्लिक को क्या चाहिए उसका कोई किसी को पड़ी नहीं है, लेकिन उसमें से खुद को कितना मिलेगा वो 10 गुना एस्टिमेट बना के रख दो और पैसे लेके घर। तो वो मैंने देखा। फिर मैंने सोचा कि पब्लिक तो इतनी लाइन पे रखती है, मामलादार कचेरी में लाइन, टीडीओ कचेरी में लाइन, बैंक में लाइन, कहीं भी जा पब्लिक को लाइन ही लाइन। तो मैंने सोचा यार अपनी पब्लिक के लिए कुछ करना है। मेरे पास कुछ उस टाइम नहीं था, फिर भी मैंने रिजाइन किया। शुरुआत में घर वाले बोल रहे थे यार वैसे तैसे तो नौकरी सरकारी मिली, आप क्यों? मेरे ससुराल वाले मुझे बोल रहे थे यार क्या कर रहे हो आप, क्यों रिजाइन दे रहे हो? मेरे साथी जो मेरे जिला क्लास 1 अधिकारी थे, खेतीबाड़ी अधिकारी, मुझे आज भी याद है, 2 बार मुझे घर मिलने के लिए आए थे। बोले कि यार इतना होशियार लड़का, होनहार लड़का हो कि आप क्यों ये कर रहे हो? आप तो अभी टीडीओ बनने वाले हो, 7-8 साल में टीडीओ बनोगे तो क्या नहीं है आपके पास, फिर डेप्यूटी डीडीओ बनोगे, टाइम अच्छा रहेगा, डीडीओ तक जाओगे, क्या कर रहे हो ये? फिर भी मैंने बोला ठीक है, मैं डीडीओ भी बन जाऊंगा, टीडीओ भी बन जाऊंगा, लेकिन मेरे लोगों का काम कौन करेगा, कौन बोलेगा? अभी तो पूरा भाजपा ही भाजपा है, माई बाप है भाजपा, माई बाप सब वहाँ ऐसा है कि भाजपा ही माई बाप है। तो उसके खिलाफ मुझे लड़ना है। मैंने रिजाइन कर दिया, लड़त चालू हुई। मेरे साथ कई सारे युवा जुड़े, कई सारे डॉक्टर्स हैं हमारे साथ, एडवोकेट है, टीचर्स है, सब लोग जुड़े जो गाइड करते हैं हमको और अच्छा खासा सहाय भी करते हैं। जहाँ हमारा सोशल प्रोग्राम रहता है, जब मैं इलेक्शन लड़ता हूँ तो सब फाइनेंशियली दान भी देते हैं, कोई 1000, 2000, 5000, 10,000, उससे हमारा चलता है और लोगों को भरोसा है कि ये लड़का हमारे लिए कुछ करेगा। तो मैंने उस टाइम सोचा नहीं था कि मैं एमएलए बनूंगा। फिर लोगों की सेवा की, लोगों ऊपर वाले की मेहरबानी, लोगों की मेहरबानी से एमएलए हूँ। और इतनी छोटी उम्र में लोकसभा का चुनाव भी अच्छी तरह से लड़ा, तो बहुत लोगों का सपोर्ट मिला। और आज तो सीखने की अभी उम्र है,
सीखेंगे और आने वाले दिनों में और भी अच्छा करेंगे। ये हमारा करियर है। चैतर भाई, हमें हमारे ऑडियंस को बताना चाहिए कि चैतर भाई 36 साल के ही है, मतलब चैतर भाई ने भाजपा के सिवा कोई सरकार गुजरात में देखी नहीं है, और भाजपा गुजरात है वो भाजपा का रोल मॉडल है, गुजरात मॉडल है वो अभी पूरे देश में भी इम्प्लीमेंट हो ही गया है। वाइब्रेंट गुजरात के नाम से जाने हम, या अमृत काल बोले गुजरात में, पर आदिवासियों की ग्राउंड लेवल पे सही सिचुएशन क्या है ये बताइए चैतर भाई। आज भाजपा पूरे देश में गुजरात को रोल मॉडल के रूप में रख रही है। हमारा गुजरात ऐसा है, वैसा है, ऐसा है। लेकिन जो ट्राइबल एरिया है हमारे गुजरात में, अंबाजी से उमरगांव तक 14 डिस्ट्रिक्ट है, तो उसकी आज भी सिचुएशन, वहाँ की जो रियलिटी इतनी बदतर है कि आगे कहीं सारे लोगों ने हमको बताया, हम भी कहीं सारे जिलों में घूमते रहते हैं, लोगों के बीच ही जाता रहते हैं, तो आज हमारे एरिया में शाला में टीचर नहीं है। कहीं सारी शालाओं में 1 से 5 कक्षा के बच्चों को एक ही टीचर पढ़ा रहा है, पढ़ाता भी है। सरकार का जो कार्यक्रम रहता है, मीटिंग्स रहती है, इलेक्शन का वर्क रहता है, सब खुद ही करता है। कहीं सारे गांव में शाला का स्ट्रक्चर नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तो वो लोग कहीं पेड़ के नीचे पढ़ाई करवा रहे हैं, कहीं किराए पे पढ़ाई करवा रहे हैं। जो आंगनवाड़ी बोलते हैं 1 से 5 साल के बच्चों के लिए आज भी आंगनवाड़ी के बिल्डिंग नहीं है, कहीं सारी वर्कर्स अपने घर में पढ़ा कर रही है। तो ये सब सरकार खुद जानती है कि यहाँ आदिवासी एरिया में इतनी सारी समस्या है, सीरियस है, फिर भी जानबूझ के वो कर नहीं रहे। बजट हमारा बहुत बन के आता है, लेकिन वो पूरा एनजीओ, गवर्नमेंट, उनके अधिकारी कर्मचारी सब उसके बजट को कैसे सगे अपने घर तक ले जाने का वो पूरा प्लानिंग कर लेते हैं। तो शिक्षा में आज भी हमारे जो बच्चे हैं इतने टैलेंटेड है, इतने स्किल है उसमें कि आप अच्छा टीचर दे दो, अच्छी शाला दे दो, तो आज वो भी डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, IAS, IPS, IFS सब बन सकते हैं। लेकिन व्यवस्था हमारी नहीं है। साथ ही साथ में आज पीने के पानी के लिए हम तरस रहे हैं। इतना बड़ा नर्मदा जो डैम है हमारे एरिया में बना है, कडणा डैम बना है, करजा डैम बना है, उकाई डैम बना है, उसका पानी पूरे गुजरात में घुमाएंगे। सरकार उसके कहे कि नर्मदा डैम ऐसा है, वैसा है, हमने बनाया, वैसा बनाया, लेकिन जो डैम में हमारे लोगों को 65 गाँव वहाँ से उठा के आपने रखा, वहाँ साला नहीं है, आंगनबाड़ी नहीं है, रास्ते नहीं है, वहाँ के लोगों के जमीन के सामने जमीन देने की बात थी, वो मिली नहीं है। तो और हम पानी देख सकते हैं, हमारे वहाँ से नहर निकल रही है, केनाल निकल रही है, लेकिन हम मोटर डाल के पानी खुद नहीं पी सकते, केस बन जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ लकड़ी है, यूरेनियम है, सिलिका है, लिग्नाइट है, सब हमारे यहाँ से हजारों टन डेली लेके जाए, वहाँ से रॉयल्टी लेके जाते हैं, सब लेके जाते हैं, लेकिन हमारा डेवलपिंग में गवर्नमेंट को जरा इंटरेस्ट नहीं है। तो इसीलिए 30 सालों से भाजपा की सरकार है और हमारे जितने भी लीडर भाजपा के हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी टिकट के लिए कहीं भी बोलते नहीं, समाज के कहीं भी खड़े नहीं रहते। बहुत सारी समस्या आज हम लड़ रहे हैं। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, सोनोग्राफी मशीन नहीं है, कहीं सारे एरिया में बस की सुविधाएं नहीं है, बच्चे लोग पढ़ाई करने के लिए जा नहीं पा रहे हैं, कहीं सारे तो डिलीवरी का केस होता है तो कंधे पे लेके निकलना पड़ता है, 108 भी पहुंच नहीं पाती, रोड रास्ता नहीं। तो ये हमारी परिस्थिति है। सरकार भी सब कुछ जानती है लेकिन कर नहीं रही, उनको जानबूझ के नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि उनको लेबर चाहिए सिटी में, तो वो आदिवासी में से ही आएंगे। अगर आदिवासी के बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कल हमको पूछेंगे। संविधान में पूरा प्रावधान है, फिर भी गवर्नमेंट हमको दे नहीं रही। तो ये गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके भेदभाव जो कर रहे हैं उसके खिलाफ आने वाले दिन में बड़ी लड़ाई खड़ी होंगी। मुझे पूरा लगता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे आदिवासी लोग, अगर संवाद से ये लोग नहीं मानेंगे तो अपने हिसाब से रास्ते पे आएंगे और जो भी कुछ मिलता है, तीर कमान मिलता है, जो भी मिलता है वो लेके उतरेंगे। ऐसा मुझे आने वाले दिन। पर गुजरात में 14.8% आदिवासी की पॉपुलेशन है। ये कई समुदाय से काफी ज्यादा है। पहले कभी नहीं देखते थे हम, पर पिछले 10 साल में देखे तो सौराष्ट्र में भी हमारे जो खेत मजदूर होते हैं वो आदिवासी भाई बहन आते हैं। और तो
इतनी 14.8 मतलब काफी प्रतिशत पॉपुलेशन आदिवासी की है, फिर भी ये सरकार क्यों आदिवासियों को इतना इग्नोर करती है? इग्नोर इसलिए कर रही है कि सरकार जो हमारे रिजर्वेशन की 27 सीटें हैं एमएलए की, तो 27 सीटों में अभी हम 4 लोग चुने गए हैं, 23 लोग भाजपा के हैं। तो वहाँ तहसील पंचायत हो, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो, नगर पालिका हो, एमएलए हो, एमपी हो, सब भाजपा के ही चुन के जाते हैं। तो उनको पूरा क्लियर है, माइंडसेट है कि आदिवासी एरिया में जाओ, पैसा बांटो, वो बांटो, वो बांटो, और इलेक्शन के टाइम वोट मिल जाते हैं। उनके नेता कोई बोलता नहीं। आज देख लो, इतने सारे नेता हमारे एरिया में भाजपा में है। वो खुद ट्राइबल मिनिस्टर रह के गए। आज एजुकेशन और ट्राइबल मिनिस्टर हमारे कुबेर डिंडोर है। जसवंत सिंह भाभोर सेंट्रल में मिनिस्टर थे, मनसुख वसावा सेंट्रल में ट्राइबल मिनिस्टर थे, फिर भी गणपत वसावा यहाँ इतने सालों मिनिस्टर है। तो क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? खुद की सरकार थे, वो चाहते तो कर देते, लेकिन किसी का चलने नहीं दे रहा है। सरकार, उनके ब्यूरोक्रेट्स, हमारे नेताओं की चलती नहीं है। तो उनको पूरा यकीन है कि कुछ भी करो, आदिवासी तो हमको ही वोट देते हैं, तो चलने दो। तो चलता है। वोट बैंक का ही, आदिवासियों के अभी तक वोट बैंक के ही यूज करके चलती है सरकार, इसलिए कुछ कर नहीं रही। हमारे नेता भी कोई बोल नहीं रहा। चैत्र भाई, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की बात करें तो सरकार का ये कहना है कि आदिवासी लोगों को वहाँ नौकरी दी गई है। पहला प्रश्न है कि सही में क्या नौकरी दी गई है, और दूसरा, वहाँ बोला जाता है कि काफ़ी सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन हुआ है। इनफैक्ट ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ही जो नर्मदा बांध है वो बहुत सेंसिटिव जगह पे है। इतना सारा कंस्ट्रक्शन, और अब बोला जा रहा है कि काफ़ी इलीगल कंस्ट्रक्शन, टेंट सिटीज़ है। तो आपका ये दोनों चीज़ के बारे में, जॉब्स और इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में क्या कहना? और मैं एक पॉइंट इसमें ऐड करना चाहूंगी कि ये जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैच्यू है, पर ये एक प्राइम टूरिस्ट लोकेशन बनाया है भाजपा ने। पर इससे आदिवासियों को क्या फायदा हुआ? क्योंकि ये आदिवासी की जमीन पे बना हुआ। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने पूरे भारत जोड़ने का कार्य किया, उनका स्टैच्यू से आदिवासियों को क्या फायदा हुआ है? देखिए, सरदार पटेल पूरे देश के लीडर थे और उनका जन्म करमसंद में हुआ था। तो मैं तो आपके माध्यम से कह रहा हूँ कि जो भी स्टैच्यू बना, कोई बात नहीं, हमको उनसे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे देश के लीडर, हमारे भी लीडर। लेकिन जो स्टैच्यू बना उसमें हमारे 6 गांव के लोगों को वहाँ से उठाया गया। नए नए सब प्रोजेक्ट आए। गवर्नमेंट ने ट्राइबल बजट उठा के वो प्रोजेक्ट में डाला। फिर प्रोजेक्ट बनाए, जैसे कि एकता भवन बनाया, श्रेष्ठ भारत भवन बनाया। जितनी भी लैंड थी वो हमारे 73 की हमारे ट्राइबल लोगों की लैंड थी। उस पर से जबरन उठा के पूरा लैंड एक्वायर कर लिया और बिल्डिंगें बना के उन्होंने अपने ट्रस्ट को दे दिया। जितने भी लोग हैं वो मिनिस्टर के लोग वहाँ पे अभी वहीवट पूरा कर रहे हैं। तो रोजगार की बात करें तो वहाँ तो बहुत बड़ी बड़ी होटलें आ गई है। ताज होटल आ गई है, बड़ी बड़ी होटल है। तो हमारे लोगों को कौन रोजगार देगा? वहाँ पे कोई रोजगार नहीं है हमारे लोगों को। थोड़ी बहनों को वहाँ पे ई रिक्शा दिया गया है, लेकिन दिल्ली ई रिक्शा पे डेली पर डे लगभग 1500 रुपया की या 900 रुपया पर डे जमा करना पड़ता है। तो 900 रुपया उसका रिक्शा का बनता भी है कि वो देखना पड़ेगा ना। तो वहाँ रोजगार नहीं है। जितनी भी होटलें आई है, मोटलें आई है, जितना भी प्रोजेक्ट आया है, वहाँ बाहर के लोग आके वो कर रहे हैं। तो रोजगार तो नहीं है। हमारी जमीनें भी छीन गई, साथ ही साथ में बहुत इनलीगली हुआ। जितने भी गुजरात के IAS कैडर, IPS, IFS कैडर के लोग हैं, सब ने वहाँ प्लॉटिंग ले लिया। वो 73 की जमीनें हैं। अभी मैंने 15 दिन पहले, मैंने आज तक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का विजिट नहीं किया। मैं नहीं जाता हूँ क्योंकि वो हमारे लोगों को परेशान करके बनाया है, तो मैं कभी भी नहीं जाऊँगा। लेकिन वो केवड़िया में अभी गया था, तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रतिमा सरदार पटेल साहब की बनाई। वो ही केवड़िया के लोगों की जमीन ली। वो लोग हमारे आदिवासी थे, उनके बच्चे के लिए वहाँ शाला नहीं है। केवड़िया में शाला नहीं है। माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक की शाला नहीं है। तो वो बच्चों की मैंने विजिट की, गवर्नमेंट को भी लिखा, कलेक्टर को भी लिखा
कि भाई केवड़िया में जिनकी जमीन लेके आपने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, उनके बच्चे के लिए साला का बिल्डिंग नहीं बनाई आपने। वो किराए के मकान में आज भी पढ़ रहे हैं, वो निगम का खंडेर मकान है, उसमें वो भी छोटा सा मकान है, उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ये पोजीशन जानबूझ के वो 100 करोड़ का एसओयू स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सत्ता मंडल का वो बना दिया, ऑफिस बना दिया, कितने करोड़ों करोड़ों का बना दिया, लेकिन एक साला नहीं बनाया उसने। तो ये जानबूझ के हमारे बच्चों के साथ ये कर रहे हैं। जिस दिन नरेंद्र मोदी जी वहाँ पे लोकार्पण के लिए आए थे स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, तो उन्होंने वहाँ नेशनल ट्राइबल फ्रीडम फाइटर का एक म्यूजियम भी उद्घाटन किया, खातमुहूर्त किया था कि यहाँ हम आदिवासियों के लिए म्यूजियम बना रहे हैं, ट्राइबल म्यूजियम। तो उसको अभी 6 साल हो गए, म्यूजियम का 257 करोड़ का खर्चा कर दिया, उन्होंने बता दिया। आज भी म्यूजियम का सिर्फ ये वो ही बनाया है, 30% भी काम नहीं हुआ है। तो उनकी ही एजेंसी थी, कोई विजय रूपाणी या आनंदीबेन पटेल की लोग बेटी या कोई था, उनका ही एजेंसी वगैरह वहाँ चल रहा था। तो ऐसी बहुत सारी समस्या है। आने वाले दिनों में और भी प्रोजेक्ट लाने की कोशिश चल रही है वहाँ पे। तो आदिवासी वहाँ जितने भी थे, उनकी जो संवैधानिक अधिकार थे, पैसा एक था अनुसूची 5 से, उसको दरकरार करके, ग्राम सभा का पावर को भी दरकरार करके पूरा छीन लिया जा रहा है। कोई किसी को रोजगारी नहीं मिली। आज भी मैं छाती ठोक के कहता हूँ, कोई भी एजेंसी कोई भी आके जांच करवा ले, हमारे कदाच होंगे तो 10-15% लोग कदाच होंगे, वो भी साफ सफाई में होंगे। पर ऐसा रूल नहीं है कि 85% लोकल लोगों को रोजगारी गुजरात में देना, ऐसा तो गवर्नमेंट रिजोल्यूशन है, जीआर है। उसके हिसाब से ही वहाँ जमीनें दी गई है। फिर भी एक भी वहाँ कोई भी प्रोजेक्ट में वो वहाँ जो सफारी बना गया, जितने भी प्रोजेक्ट है वहाँ आप आज भी जाके चेक करोगे, लोकल कम से कम कदाच 10% लोग होंगे, वो भी वो लोकल काम के लिए, वो साफ सफाई वगैरह करने के लिए। दूसरे तो सब बाहर से ही लाते हैं। पर चैत्र भाई, हम जब बाहर जाते हैं तो लोग यही समझते हैं, दिल्ली हो या बम्बई हो, कि गुजरात तो बहुत विकसित राज्य है, गुजरात तो बहुत वाइब्रेंट है, और गुजरात में जो आदिवासियों की परिस्थिति है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से तो बहुत ही बेहतर है, झारखंड से बहुत बेहतर है। आप आदिवासी विस्तार को रिप्रेजेंट करते हैं, आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि ये सच क्या है और इसमें झूठ क्या है, क्योंकि गुजरात में सब कुछ, गुजरात जाना जाता है, अगर हम सच्चाई बताएं तो गुजरात में फर्जी चीजें, वो फर्जी डिग्री हो या फर्जी एनकाउंटर हो, और अभी तो सुनते हैं कि फर्जी आदिवासी भी होते हैं। फर्जी आदिवासी, फिर फर्जी ऑफिस मिली है आदिवासी विस्तार में। जो भाजपा सरकार, जो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने गुजरात मॉडल को पूरे देश में रखा, और जो गुजरात की रियलिटी है हमारे ट्राइबल एरिया की, आज आप आके देखोगे तो वो बहुत डिफरेंस है। आपने बोला, आज आदिवासी एरिया में जितना बजट आता है उसके लिए फर्जी, पूरी डिपार्टमेंट फर्जी पकड़ा जाता है, पूरे कर्मचारी फर्जी पकड़े जाते हैं, पूरे आदिवासी के सर्टी जो रहते हैं, कास्ट के सर्टी, वो फर्जी। आज कहीं सारे लोग वो सर्टी लेके एमएलए तक बन के गांधीनगर आ गए हैं। सच बात है। और दुख की बात है कि एक महिला फर्जी सर्टिफिकेट लेके ऐसा माना जाता है कि वो मिनिस्टर भी बन गई। गवर्नमेंट को हमने उनके पूरे रिकॉर्ड दिखाए, उनके पूरे शुरुआत से उनके दादा परदादा से पूरे रिकॉर्ड दिखाए, फिर भी गवर्नमेंट ने इतना सा काम नहीं किया। खुद की गवर्नमेंट से फर्जी पूरा दिखाया कि ये मिनिस्टर है, वो हमारे एसटी में नहीं आते, पूरा जीआर दिखाया, पूरा फिर गैजेट दिखाया, पूरा कुछ भी नहीं किया उन्होंने। तो ये कुछ भी नहीं करेंगे, हमको जरा भी उम्मीद नहीं है। आज पूरे हमारे एरिया में खूब बहुत सारा भ्रष्टाचार, दारू, भू माफिया, कहीं सारा करप्शन बहुत चल रहा है, बहुत कोई कुछ नहीं करेगा, सब भाजपा की लोग हैं, केसरी खींच पेन के सब कर रहे हैं, बिंदास कर रहे हैं। तो हाल ही के दिनों में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने बहुत ऐसे ऐलान भी किए कि हम ड्रग्स को, एक कहते हैं ना कि ड्रग्स मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं गुजरात को, और हम एक तरफ से देखते हैं कि उन्हीं के कार्यकर्ता, भाजपा
के कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं सूरत में, विकास आहिर। तो आपको लगता है कि ये सब जो दावे हैं, ये सब जो कैंपेन्स जो रन करना चाहती है सरकार, वो एक तरीके से ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है कि उन्हीं के जब कार्यकर्ता पकड़े जाते हैं ड्रग्स के साथ? देखिए, जो गृह मंत्री हर्ष संघवी है, जब भी कोई पकड़ा जाएगा तो एक वो घिसी पीटी अपना स्टेटमेंट दे देगा, इसमें हम जांच कर रहे हैं, किसी भी चमरबंदी को हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन एक ही सप्ताह का आप देख लो, आज से 7 दिन पहले देख लो, जितने भी बुटलेगर पकड़े गए दारू में, ड्रग्स, एमडी ड्रग्स में, जितने भी जो खाद है, जो अनाज है, अनाज की सप्लाई में, बहन बेटियों पे बलात्कार में, सब के सब भाजपा के नेता ही पकड़ा गए। तो ये तो एक हफ्ते की बात है। इससे आप देख सकते हो कि ये पूरे साल में कितने भाजपा के लोग इतने क्राइम करते होंगे। तो दारू हो, भूमाफिया हो, रेती खनन हो, लिग्नाइट हो, नकली टोल हो, नकली अधिकारी हो, नकली कचेरी हो, सब भाजपा के लोग ही करते हैं। और फिर चमरबंदी को छोड़ेंगे नहीं। आप देखेंगे, तक्षशिला कांड हुआ, मोरबी कांड हुआ, अभी राजकोट का अग्निकांड हुआ, हरणी कांड हुआ बड़ौदा में, कितने लोग आज जेल में है? कोई जेल में नहीं है। सब कौन थे? भाजपा के लोग थे। छोटे छोटे के लोगों के, आप वो सागठिया, राजकोट में सागठिया को डाल दिया, लेकिन उनके साथ, सागठिया के साथ जो नेता थे उनके, कौन है जेल में? डिप्टी मेयर, वहाँ के एमएलए, कमिश्नर, कोई है? कोई नहीं है। तो ये भाजपा की एक पॉलिसी है कि कुछ भी हो एसआईटी बना दो, वो एसआईटी 1 महीने 2 महीने में रिपोर्ट करेगी और सब भूल जाओ। बट उसी पे गृह राज्य मंत्री ने ये कहा था कि जब विपक्षी नेता प्रश्न करते हैं हमारे कार्रवाई पे, गुजरात पुलिस की कार्रवाई पे, कि इतने नंबर्स में पकड़ा जा रहा है, जो भी ड्रग्स है, दारू है, ये सब है, वो बोलते हैं कि हम पारदर्शिता के साथ काम कर रहे हैं। अगर हम इतने नंबर दिखा भी रहे हैं तो वो एक पारदर्शिता है। आज गुजरात में 25 पेपर फूटे, क्लार्क, तलाटी, एलआरडी, पीएसआई, मामलतदार, टीडीओ, कितने लोग जेल में? एक भी पेपर लीक करने वाला बंदा जेल में है? कोई जेल में नहीं। आज नीट का जो पेपर भी गुजरात के गोधरा में से ही लीक हुआ। हाँ, जलाराम सेंटर में। वो कौन था? वो भाजपा का ही था। तो और भाजपा को डोनेशन भी दिया था उसने। भाजपा को डोनेशन भी दिया था। तो देख लो ये लोग कितने हद तक जा सकते हैं। युवाओं का कैरियर का सवाल है, फिर भी जरा भी सेंसिटिव नहीं है लोग। उनको कुछ पड़े नहीं, बस अपनी सरकार चलनी चाहिए, अपना हो जाना चाहिए, बस स्टेटमेंट दे दो, चमरबंदी को छोड़ा नहीं जाएंगे, सबको हम देख लेंगे, तपास चालू है, बस काम हो गया। एसआईटी बना दी, रिपोर्ट दे दिया, काम हो गया। तो अभी लोगों को जागना पड़ेगा। फिर भी अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार करेंगे तो ऐसा ही होगा। चैत्र भाई, ऐसा क्यों होता है कि अगर कोई नेता होता है तो उनका प्राइवेट प्लेन में ही हम देखते रहते हैं कि वो भी कोई एक इंडस्ट्रियलिस्ट का ही प्राइवेट प्लेन में से हम उनको मुसाफरी करते हुए देखते हैं। पर जब कोई आदिवासी नेता हो, वो एक सिंपल सी गाड़ी, कोई एसयूवी हो या फॉर्च्यूनर में जाते हो, जैसे मैं हेमंत सोरेन की बात कर रही हूँ। पर आदिवासी है तो क्यों आदिवासी प्लेन में नहीं बैठ सकता है? आदिवासी अच्छी गाड़ी नहीं चला सकता है? ऐसा क्यों इम्प्रेशन है? ऐसा मुझे ये भेदभाव है, उनके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिएगा। आपको सच की बात बोलो, पूरे देश में अभी 2-3% जो लोग हैं उसका कंट्रोल है पूरे देश में। जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी देश पे आई, उन्होंने पूरे देश में राज किया। आज भी एक ईस्ट इंडिया कंपनी टाइप के ही लोग पूरे देश को चला रहे हैं। आज बजट बना, बजट की कमेटी ये 6 लोगों की थी। इसमें कोई आदिवासी था, कोई दलित था, कोई पिछड़ा था, कोई माइनॉरिटी का था, कोई नहीं था। किन लोगों ने बजट बनाया? तो आज आप देख सकते हो ब्यूरोक्रेट्स, न्याय प्रणाली का, जुडिशरी और मिनिस्टर हो कि पूरी सरकार हो, सब में सब हमारी जगह कहाँ है? तो जिस तरह राहुल जी ने बोला कि जिसकी जितनी आबादी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आने वाले दिनों में जाति जनगणना होनी चाहिए। अभी तो 2011 की सेंसस नहीं हुआ, 21 में क्या हुआ, 21 में नहीं हुआ। तो ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि
अगर किसी को, आदिवासियों को भी पता चलेगा, ओबीसी को पता चलेगा, दलितों को पता चलेगा हमारी इतनी हिस्सेदारी है तो हमको क्या मिल रहा है, तो ये लोग उस दिन बाहर हो जाएंगे। आज पूरे गुजरात में न्याय प्रणालिका में कितने लोग हमारे हैं? कोई नहीं है। पर ये मोदी सरकार का ये मानना है कि अगर गिनती करेंगे तो देश में ज्यादा विभाजन बढ़ेगा। कोई विभाजन नहीं पड़ेगा। वो तो जैसे ही गिनती होगी तो अभी तो लोगों को पता चलेगा कि किसकी कितनी आबादी है और कौन लोग यहाँ का कारोबार चला रहे हैं, मलाई कौन खा रहे हैं, तो ये हलवा कौन खा रहे हैं, अभी तो लोगों को पता ही नहीं है। सब अभी तो धर्म के नाम से, जाति के नाम से, अभी तो राम मंदिर, अयोध्या बता सब चल रहा था। आपने देखा अयोध्या में भी हार गए ये लोग। आने वाले दिनों में अभी हिंदू का मुद्दा चलने वाला है, बद्रीनाथ में भी हार गए। अयोध्या, बद्रीनाथ, रामेश्वर, चित्रकूट, धीरे धीरे बदलाव आ जाएगा आने वाले दिनों में। आपने राहुल जी की स्पीच देखी होगी अभी दूसरे सेशन की, तो बिल्कुल डरे हुए हैं वो। अभी क्या है, वो सरकार बचाने के लिए अभी नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को बजट का बंटवारा कर दिया उन्होंने, तो पूरा डर है आने वाले दिनों में। वो अगर नीतीश और चंद्रबाबू नायडू जरा भी वैसे तैसे करते हैं तो उनको, उनके जो लोकसभा के जो एमपी है उनको खरीद लेंगे ये लोग, अपने में ले लेंगे और फिर 5 साल तो पूरा ही करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है पूरा करेंगे, क्योंकि अमित शाह की स्ट्रेटेजी, भाजपा की स्ट्रेटेजी में पूरी तरह जानता हूँ। अगर नीतीश बाबू और चंद्र बाबू कुछ भी ऐसे तैसे करते हैं तो उनके एमपी को वो ये लोग उठा लेंगे, भाजपा में शामिल करके भी सरकार चलाएंगे। चैत्र भाई, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हम आपको आज पहली बार मिले, पर हमने जो आपके बारे में कई मीडिया में पढ़ा है या जो मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा है, उसमें आपको नक्सलवादी, तो हमें भी बहुत सरप्राइजिंग लगा था कि आप सही में नक्सलवादी हो। तो ये भाजपा का ही सरकारी एक एमएलए होने के नाते आपके ऊपर ये इश्यू पे क्यों एक्शन नहीं लेते हैं? फिर जैसे जैसे हमने थोड़ा रिसर्च किया तो ये आदिवासियों, जब कोई आदिवासी अपना हक मांगने की लड़ाई शुरू करता है तो उसे नक्सलवादी में ऐसे क्यों उनको ब्रांडिंग किया जाता है? देखिए, मुझे तो खुद देश के होम मिनिस्टर अमित शाह झगड़िया में आके 5 बार उनकी स्पीच में उन्होंने किया कि चैतर वसावा नक्सली है, चैतर वसावा नक्सली है, उनके साथ क्यों आप नक्सलवाद फैलाने के लिए जुड़ रहे हो, वैसा तैसा। तो चैतर वसावा अगर नक्सली होता तो ये उनकी गवर्नमेंट है गुजरात में, देश में कब का शूट आउट कर देते ये लोग। लेकिन उनका थीम है कि उसको एक लेबल दे दो, ब्रांडिंग दे दो कि नक्सली नक्सली, तो नक्सली है, फिर मेंटालिटी वो कि नक्सली तो ठार कर दो। कहीं सारे लोगों को ठार किया, छत्तीसगढ़ झारखंड में हमारे लोगों को कहीं सारे को मार दिया। लेकिन अभी ये चलने वाला नहीं है, हमारे लोग अभी जाग गए, हमारे पीछे बहुत लाखों लोग हैं चैतर वसावा के पीछे, इसलिए ये लोग डरते हैं। आज चैतर वसावा भील प्रदेश इसलिए ही मांग रहे हैं कि आज़ादी के इतने सालों बाद भी हमारा ये विकास नहीं कर रहे हैं। तो हमने तो आज़ादी के पहले रामायण में भी हमारा जिक्र किया गया है, महाभारत में भी जिक्र किया गया है, और आज़ादी में के टाइम में हमारे कितने लोग, मानगढ़ में 1500 लोगों को मार दिया गया, बिरसा मुंडा को मार दिया, कितने लोग मर गए। आज़ादी के बाद भी देश के विकास में हमने तो इतना सारा योगदान दिया, हमने कहाँ ना बोला। लेकिन हमारे साथ अभी भी असमानता की द्वेषभाव रखा जाता है, हमारा डेवलपिंग नहीं हो रहा था, तो ही हम भील प्रदेश मांगते हैं। और केवड़िया हम राजधानी बना के रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लड़ेंगे। जो भी हम चले जाएंगे तो हमारी पीढ़ी देखेगी, लेकिन हम लड़ेंगे, उसमें हम कभी भी डरने वाले नहीं। कि देखिए आप कि हमारा भील प्रदेश था, आज़ादी हुई, फिर हमारा प्रदेश को बांट दिया गया। गुजरात में अंबाजी से उमरगांव तक हमारा 14 जिले, उसके बाजू में मध्य प्रदेश में 13 डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में 12 डिस्ट्रिक्ट और महाराष्ट्र में 10 डिस्ट्रिक्ट, जो हमारे आदिवासी का पूरा भील प्रदेश था। आज भी नक्शा है हमारे पास, आप भी देख सकते हैं, ऑनलाइन डालोगे तो नक्शा मिल जाएगा। तब उसको अलग भील प्रदेश देने की बजाय उसको डिवाइड किया। तो जिस तरह से तेलुगु लोगों को तेलंगाना मिला, तमिल लोगों को तमिलनाडु मिला, पंजाबियों को पंजाब मिला, गुजरातियों को गुजरात मिला, मराठियों को महाराष्ट्र मिला, नागा लोगों को नागालैंड मिला, झारखंड मिला, छत्तीसगढ़ मिला, तो हमको भी भील लोगों को अलग, हमको भील प्रदेश मिलना चाहिए। जिस तरह अमेरिका इतनी आबादी नहीं है फिर भी 50 राज्य है, तो
हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। एक और राज्य बढ़ेगा तो किसको क्या पर ये सब अलग अलग आपने जैसे बताया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उधर के जो बिल पॉपुलेशन है उनके साथ, वो समाज के साथ आपका रोटी बेटी का व्यवहार है। आज तमें आप देख लो, मध्य प्रदेश में 21% हमारे जो हमसे जुड़े हैं, बाजू में ही है 21% लोग हैं। झाबुआ से जो और राजस्थान में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर हमारे 13% लोग हैं, 13.48%। गुजरात में हम 14.8% लोग हैं, जो दाहोद से लेके उमरगाम तक, वलसाड़ तक। इसी तरह महाराष्ट्र में नंदुरबार से लेके पालघर तक, नासिक पालघर तक वहाँ 9.35% लोग हैं। तो हमारी पूरी आबादी, बस्ती जो गिनती हुई थी 2011 के मुताबिक 3 करोड़ से ज्यादा हम साथ में ही है। मतलब आधा गुजरात हो गया। हाँ, आधा गुजरात साथ में ही। हमारा रोटी बेटी शादी, हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति, हमारा बोली भाषा, रीत रिवाज सब साथ है। तो फिर किसको क्या दिक्कत हो। और संविधान में प्रावधान है आर्टिकल 3 में, अगर कोई समुदाय अपना अलग प्रदेश मांगता है राज्य के तौर पे, तो वो देने का प्रावधान संविधान में है। संसद में उसका प्रस्ताव माननीय राष्ट्रपति जी रखेंगे, तो वो प्रस्ताव फिर उस पर चर्चा होगी और वो दे सकते हैं। उसमें कोई बड़ी, हम कोई अलग देश नहीं मांग रहे हैं, अलग राज्य मांग रहे हैं, भील प्रदेश, वो हमको मिलना चाहिए, हमारा अधिकार है। हम तभी तो हम स्वायत्त राज चला सकेंगे, तभी तो हमारा मुख्यमंत्री होगा, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन हमारे लोग होंगे, मिनिस्टर हमारे लोग होंगे, यहाँ के अधिकारी हमारे लोग होंगे, टीचर हमारे लोग होंगे, हमको समझ पाएंगे, हमारा कल्चर को समझ पाएंगे, तभी तो हमारा डेवलपिंग होगा। अभी आप देख लो, हमारे यहाँ टीचर रखे हैं वो गुजरात के बाहर के, यूपी, बिहार के, दिल्ली के लोग हैं। अभी हमारे बच्चे तो हमारी भीली भाषा बोलते हैं, गुजराती बोलते हैं। अभी वो खुद गुजराती समझ नहीं पाते, लिख नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते, तो क्या पढ़ाएगी हमारे लोगों को। तो जानबूझ के सरकार कर रही है। ऐसी तो कितनी 100 से ज्यादा सालों में उन्होंने 4000 लोगों को भर्ती करके भेजा। तो कितना हमारा मिनिस्टर क्या करते होंगे, कुबेर डिंडोर को इतना पता नहीं चलता। तो वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। इससे हम, वो नक्सली कहेंगे कि कुछ भी कहेंगे, हम डरने वाले नहीं है। तो लड़ रहे, लड़ेंगे और जीतेंगे भी। लोगों का अभी हर तहसील में मैं घूम रहा हूँ, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, कहीं सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है, संगठनों का समर्थन अच्छा मिल रहा है क्या। तो मुझे पूरे उम्मीद है आने वाले 5-10 सालों में हम अलग भील प्रदेश बनाएंगे और उसकी राजधानी केवड़िया ही बनेगी। और अभी हमारा अंतिम प्रश्न, आपने राष्ट्रपति का उल्लेख किया। हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी खुद भील है, खुद आदिवासी है, तो वो तो आपको अच्छा सहयोग देती होंगी आपके फाइट में, या आपकी कम्युनिटी भील आदिवासियों के डेवलपमेंट के लिए। कभी भी नहीं दिया उन्होंने। जो यूनो द्वारा घोषित किया गया 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस पूरा देश मनाता है। यहाँ भी पूरा देश, पूरी दुनिया मनाती है। 1992 में रियो डी जानेरो, ब्राजील, रियो, वहाँ वो पूरी परिषद हुआ, उस पे वर्ल्ड इंडिजिनियस पॉपुलेशन डे जिनको बोला जाता है। आप देख सकते हो, खुद राष्ट्रपति आदिवासी होने के नाते एक ट्वीट नहीं किया। आज दिन 9 तारीख को ट्वीट करना कि पूरे देश के आदिवासियों को आदिवासी दिन की शुभकामनाएं नहीं देते। उनके पास पूरा दूसरे लोगों का कंट्रोल है। आप देख लो, देश के प्रथम नागरिक को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया गया है, न्योता नहीं दिया गया है। पर वो तो भगवान राम ने भी शबरी जो भील थी उनके बैर खाए थे, तो फिर ऐसा क्यों भेदभाव। वो ये जो 2% लोग, जो 2% लोग जो देश पे राज करते हैं ना, उसकी मानसिकता ये है, उसकी मानसिकता है। वो हमको मनुष्य समझते ही नहीं, हमको अभी भी वो जंगली ही समझते हैं। रामायण में वाल्मीकि, सबरी, निषाद, सब हनुमान, सब हमारे भील ही थे। एक महाभारत में एकलव्य हमारे भील ही थे। महाराणा प्रताप के साथ पूंजा भील थे, दूधा भील थे, तभी तो वो मुगलों के साथ सामने लड़ पाए थे, वो हमारे भील थे। शिवाजी के साथ बेवला भील की आखिर पूरी फौज थी, वो हमारे भील थे। फिर भी क्या आज हमको समानता नहीं दी। हमने हमारे बिरसा मुंडा 1857 की लड़त पहले हमारे बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़त लड़ी थी। और जलियांवाला जो बाग का हत्याकांड हुआ था, वो पूरे दुनिया को पता है। उससे बड़ा हत्याकांड मानगढ़ में
17 नवंबर 1913 में हुआ था। जो आदिवासी लीडर अंग्रेजों के सामने लड़े थे, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश के सब इकट्ठा हुए थे मानगढ़ अंग्रेजों हुकूमत के सामने लड़ने के लिए। 1500 लोगों को ब्रिटिशों ने गोलीबार कांड किया, 1500 लोग मर गए। उसकी जो लीडर थे गुरु गोविंद सिंह गिरी, वो भी मर गए। फिर हमारे इतिहास में जगह नहीं है, हमको किसी को भी पता नहीं है। तो ये भेदभाव होता है ना हमारे साथ, उसके खिलाफ हमारी लड़ाई। पर आपने एक मुझे अच्छा नहीं लगा, आपने एक शब्द प्रयोग किया कि जंगली, के हमको ये लोग वनवासी, हाँ वनवासी कहते हैं, हाँ। वनवासी आदिवासी से नहीं, वनवासी। हाँ, तो मतलब आप लोग तो भारत के प्रथम नागरिक हो कि हम तो आर्यंस है सब, जो भी हम पाटीदार हो, ब्राह्मण हो, हम सब तो बाहर से इन्वेजन के बाद, अलेक्जेंडर द ग्रेट, वो इन्वेजन के बाद हम आए। आप है वो मेन प्रथम नागरिक है ये देश के, फिर भी आपका जल, आपकी जमीन, आपका जंगल, हमें आपको आदिवासी कम्युनिटी को हमें थैंक यू बोलना चाहिए, युवराज एंड नंदिनी। पर आप मतलब ये असमानता की बात, ये हम ऐसे विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो हम कैसे ऐसे बोल सकते हैं? आप देख लो, आजादी के अमृत काल में हमको आदिवासी नहीं बोला जाता। जितने भी प्रोजेक्ट बनेंगे वन बंधु लोगों के लिए, ये वनवासी लोगों के लिए, ये तो जानबूझ के वनवासी बनाया जाता है कि वन में गए और अभी बसे। ऐसा नहीं है, हम तो रामायण महाभारत से भी पहले, राम से भी पहले आदिवासी है यहाँ, और मूल निवासी ही हम है। राम आए बाद में सबरी को मिले, इसका जिक्र किया गया, लेकिन हम तो बहुत पहले के आदि मानव थे। वो आदि मानव से ही हमारे उत्पन्न हुआ है, आदि अनादि काल से हम बसे हैं। हम तो प्रकृति के पूजक हैं। हम आज भी सूर्य, चंद्र, नदी, नाले, पर्वत, जानवर, उससे पूनते हैं। आज भी पेड़ों को हम पूनते हैं। हम पेड़ों को आज भी देवता मानते हैं। आज भी हम वायु, गगन, नीर जो बोलते हैं उसको ही हम प्रकृति पूजक है। तो फिर जो भी आए, आर्य आए, मुगल आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, जितने भी लोग आए, अतिक्रमण हुआ, संस्कृति खत्म। हमारे राजाओं के रजवाड़े थे, जैसे कि मैं जहाँ से आता हूँ, हमारा नंदबील राजा था, उसका रजवाड़ा छीन लिया गया। जैसे हमारे सागबारा में कुंवर वसावा थे, उसका रजवाड़ा ले लिया। डांग में हमारे राजा, आज भी डांग दरबार बनता है जी। उनकी हालत क्या है, आज बेचारे कच्चे घर में रहते, उनका पूरा दरबार छीन लिया गया, पूरा उनका इलाका छीन लिया गया। तो ये हमारे साथ अतिक्रमण, हमारी संस्कृति पे अतिक्रमण, हमारे अस्तित्व पे, हमारे जो जल जंगल जंगल पे अतिक्रमण, वो सब खत्म हो गया है अभी। तो इतना सारा देश के योगदान में हमने दिया, फिर भी हमारे साथ इतना भेदभाव होता है। तभी तो ये लड़ाई हमने चालू की है, विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ मनुवादी लोग है, एक तरफ हम आदिवासी लोग है। हमको न्याय के लिए हम लड़ते हैं, तो ये लोग नक्सली का वो देके, सिंबल देके हमको ठहराने की बात में पड़े हैं। लेकिन नहीं, अभी हमारे लोग जाग गए हैं। हम आने वाले दिनों में बात से काम बनता है तो बात से, संवाद से काम करेंगे। अगर संवाद से नहीं बनता है तो आने वाले दिनों में हम रोड रास्ते पे उतरेंगे। हमारी बहुत सारी पॉपुलैरिटी है। हमारे आपने तो देखा है तीर कमान की, जैसे हमारे लोग बहुत अच्छी तरह से चला थे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो इन अंग्रेज, वो तो वाइट अंग्रेज थे, अभी काले अंग्रेज आए, उनके सामने भी लड़ेंगे और क्या करेंगे। थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स को। ये हमारे जो इंटरेक्शन था गुजरात के सबसे पॉपुलर और यंग ट्राइबल लीडर, आदिवासी नेता चैतर वसावा के साथ, वो आपको पसंद आया ही होगा। चैतर वसावा जी सोशल मीडिया पर भी बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है, आप उनको फॉलो करिएगा। और अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आए तो हमारे चैनल वाइब्स ऑफ इंडिया को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। और आपको अगर चैतर भाई के लिए और कोई प्रश्न हो जो हम नहीं पूछ पाए हैं, और आपको ऐसा लगा हो कि हमने जानबूझ के नहीं पूछा है, तो प्लीज़ आप कमेंट्स में लिखिएगा। हम वो क्वेश्चंस चैतर भाई को फॉरवर्ड करेंगे। शुक्रिया, थैंक यू।